नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल बुक्कीड़ा में। हाजिर हूँ आपके सामने 27 फरवरी का करंट अफेयर लेकर के। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है नेसेट। इसमें जो दोस्तों के साइलेंट है, ठीक है। नेसेट किस देश की संसद है, मतलब बेसिकली किस देश की संसद का नाम या किस देश की संसद को नेसेट बोलते हैं। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी टर्की एंड ऑप्शन डी जो है जॉर्डन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है इजराइल, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? इजराइल। तो दोस्तों दरअसल जो है भारत के प्रधानमंत्री जो है इजराइल की यात्रा पे थे अभी, और अभी फाइनली जो है रिटर्न हो रहे हैं। तो इसी वजह से जो है ऐसा एग्ज़ाम में हो सकता है कि जो इजराइल या इजराइल की कुछ चीज़ों पे जो है आपसे आने वाले एग्ज़ाम्स में जो है क्वेश्चंस पूछ लिया जाए, ठीक है। तो मैंने जो है सोचा कि जिस तरीके से मैंने उस पर एक क्वेश्चन लिया है, और कुछ यहाँ पे आपको पॉइंटर्स भी बता देते हैं जिससे कि थोड़ा सा आइडिया हो उस चीज़ के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेसेट को संबोधित करते हुए, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वहाँ की जो नेसेट है, पार्लियामेंट है, वहाँ की जो संसद है, उसको उन्होंने संबोधन किया था। तो संबोधित करते हुए कहा कि भारत इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। नेसेट इजराइल की एक सदनीय सदन है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता नीति पर जोर दिया और इजराइल की सुरक्षा का समर्थन भी किया है। भारत इजराइल संबंध रक्षा, खुफिया सहयोग और आतंकवाद रोधी साझेदारी पर आधारित है। दोनों देशों के बीच कृषि, तकनीक, जल प्रबंधन और नवाचार क्षेत्रों में भी सहयोग है। भारत ने पश्चिम एशिया में संतुलित कूटनीतिक नीति बनाए रखने की बात दोहराई। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य ने स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों के लिए 2 बच्चे की शर्त समाप्त की है, ठीक है। तो बेसिकली जो पंचायत चुनाव होते हैं या जो स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं, ठीक है, तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने जो है 2 बच्चे की जो शर्त है उसको समाप्त कर दिया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान, ठीक है। राइट आंसर क्या है दोस्तों? राजस्थान। राजस्थान सरकार ने स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव लड़ने के लिए लागू 2 बच्चे की शर्त को समाप्त कर दिया है, ठीक है। यह नियम लगभग 30 वर्षों से लागू था, मतलब लगभग 30 सालों से जो है वहाँ पे लागू था कि कोई भी पर्सन जिसके जो है 2 से अधिक बच्चे हैं वो जो है पंचायत चुनाव या नगर पंचायत चुनाव में जो है चुनाव नहीं लड़ सकता था, और 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकते थे, ठीक है। सरकार का उद्देश्य लोकतांत्रिक भागीदारी को अधिक समावेशी बनाना है, ठीक है। गवर्नमेंट बेसिकली ये चाह रही है कि इससे क्या हो रहा है कि लोकतांत्रिक, चूँकि हम लोकतंत्र में रहते हैं तो लोकतांत्रिक भी होना चाहिए कि भाई चुनाव लड़ने का अधिकार हर किसी को होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि 2 से अधिक बच्चे हैं तो चुनाव नहीं लड़ पाते थे। तो बेसिकली सरकार का अभी उद्देश्य है कि जो लोकतांत्रिक भागीदारी है उसको जो है बढ़ाया जाए, ठीक है। सरकार के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण जागरूकता और सामाजिक योजनाओं से होना चाहिए, न कि चुनावी प्रतिबंधों से, ठीक है। सरकार ऐसा बोल रही है कि जो जनसंख्या जो नियंत्रण है ना, ये जागरूकता और सामाजिक योजनाओं से होनी चाहिए, न कि चुनावी प्रबंधन लगा दे चुनाव में कि भाई जिसके 2 से अधिक बच्चे हैं वो जो है चुनाव नहीं लड़ सकते। तो इससे जो है जनसंख्या नियंत्रण थोड़ी ना होती है। जनसंख्या नियंत्रण से इससे होती है कि भाई जागरूकता फैलाया जाए समाज में, सामाजिक योजनाएं कुछ इस तरीके से बनाई जाए कि जो है वहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण हो, है ना। इस फैसले से पहले अयोग्य घोषित किए गए लोगों को फिर से चुनाव लड़ने का अधिकार मिलेगा, ठीक है। तो इससे पहले जो लोग अयोग्य हो गए थे, बेसिकली चुनाव नहीं लड़ पाते थे, अब जो फैसला नया आया है उसमें जो है अब वो भी चुनाव
लड़ पाएंगे। यह बदलाव पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थायी निकाय चुनावों पर लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक HIV मामलों की दर किस राज्य में पाई गई है ना। ऑप्शन ए है दोस्तों मणिपुर, बी मेघालय, सी मिजोरम और डी नागालैंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हमारा करेक्ट आंसर है। मेघालय में सबसे ज़्यादा जो है HIV के मामले पाए गए हैं। उससे रिलेटेड कुछ पॉइंटर्स देख लेते हैं दोस्तों। राज्य मंत्री के अनुसार मेघालय में भारत में सबसे अधिक HIV मामलों की दर दर्ज की गई है। HIV संक्रमण राज्य में एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता बन गया है। असुरक्षित इंजेक्शन और नशीली दवाओं का उपयोग संक्रमण बढ़ाने के प्रमुख कारण बताए गए हैं। सरकार ने जागरूकता अभियान, जांच और समय पर उपचार पर जोर दिया। युवाओं और संवेदनशील समूहों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य ढांचे और रोकथाम कार्यक्रम को मजबूत करने पर प्राथमिकता दी जा रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूरेशियन डाइविंग डक हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई। तो जो यूरेशियन डाइविंग डक है ये जो है हाल ही में किस उद्यान में, राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया। ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी रणथंभौर नेशनल पार्क, ऑप्शन डी सुंदरबनास नेशनल पार्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क। अब इससे रिलेटेड थोड़ा पॉइंटर्स देख लेते हैं दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक यूरेशियन डाइविंग डक प्रजाति देखी गई जो इस क्षेत्र में सामान्यतः नहीं पाई जाती है। ठीक है, वैज्ञानिकों के अनुसार यह घटना जलवायु परिवर्तन और पक्षियों के बदलते प्रवास मार्ग से जुड़ी हो सकती है। तापमान, आर्द्र भूमि और आवास में बदलाव के कारण पक्षी नए क्षेत्रों की ओर प्रवास कर रहे हैं। असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, तो असम में जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये एक यूनेस्को यानी कि विश्व धरोहर स्थल है और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। विशेषज्ञ ऐसे अमान्य पक्षी आगमन को पर्यावरणीय बदलाव का संकेत मानते हैं। यह घटना संरक्षित क्षेत्रों में वन्य जीव निगरानी और जलवायु अध्ययन की आवश्यकता को दर्शाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, LLM का पूर्ण रूप क्या है, बेसिकली फुल फॉर्म क्या है LLM। ठीक है, ऑप्शन ए है दोस्तों हमारा लार्ज लर्निंग मशीन, ऑप्शन बी लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ऑप्शन सी लॉजिकल लैंग्वेज मेथड, ऑप्शन डी लीनियर लर्निंग मॉडल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब इससे रिलेटेड कुछ जो है पॉइंटर्स देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय टेक कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आत्मनिर्भर बनने के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी कि LLMs विकसित और प्रशिक्षित कर रही हैं। कंपनियां भारतीय भाषाओं, स्थानीय डेटा और सांस्कृतिक संदर्भ पर आधारित डेटा सेट तैयार कर रही हैं। LLM ट्रेनिंग के लिए भारी कंप्यूटिंग शक्ति यानी कि GPU जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होती है, बड़े डेटा और उन्नत एल्गोरिदम की आवश्यकता होती है जो एक बड़ी चुनौती है। लागत कम करने के लिए कई कंपनियां ओपन सोर्स मॉडल और निजी डेटा का मिश्रण उपयोग कर रही हैं। सरकार और निजी क्षेत्र AI इंफ्रास्ट्रक्चर और सेमीकंडक्टर क्षमता पर निवेश बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी आपको मालूम है कि इंडिया AI इम्पैक्ट समिट हुआ था न्यू दिल्ली में और वहाँ पे जो है इस चीज़ पे बोला गया था कि हम AI इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, है ना, सेमीकंडक्टर क्षमता बढ़ाएंगे। और अभी आपको मालूम है हाल ही में जो है यूपी में एक सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री का भी बेसिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है शिलान्यास किया था, है ना।
तो सेमीकंडक्टर और ये जो हमारा एआई मिशन है उस पर जो है काफ़ी जोर है। उद्देश्य भारत के लिए कम लागत वाले बहुभाषी एआई सिस्टम विकसित करना है जिनका उपयोग शिक्षा, शासन और व्यापार में हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, CCU का पूर्ण रूप क्या है? CCU ऑप्शन ए कार्बन कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, ऑप्शन सी क्लाइमेट कंट्रोल यूटिलिटी, ऑप्शन डी कार्बन कन्वर्जन यूनिट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो ये कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पे पॉइंटर्स मैंने लिख रखा है, उसको देख लेते हैं। बेसिकली पहले आपको समझा देते हैं कि ये कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन क्या होता है। तो दोस्तों क्या होता है कि जैसा कि आपको मालूम है कि जो कार्बन होता है बेसिकली वो कहाँ से, जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं, है ना, बहुत सारी तरह की इंडस्ट्रीज है जहाँ से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, उसमें से बहुत सारा कार्बन निकलता है। ठीक है, और हमारे जो है बेसिकली इन्वायरमेंट में भी कार्बन बहुत सारा पाया जाता है। ठीक है, तो एक तो है कि भाई हम पहले हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड अभी तक जो चला आ रहा है वो क्या है कि जो कार्बन बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट में है या जो इंडस्ट्रीज से निकल रहा है, हम इस कार्बन को पहले हम कैप्चर करते हैं किसी भी हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से। कैप्चर करने के बाद उसको हम जो हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, उसके नीचे हम डंप कर देते हैं। ठीक है, अभी तक तो ये चला आ रहा था। बेसिकली अभी क्या हो रहा है, अभी ये बोला गया और एक्चुअली दुनिया के काफ़ी देशों में, इंडिया में भी अभी ये हो रहा है कि भाई हम क्यों ना जो कार्बन है उसको हम कैप्चर तो कर ही रहे हैं, तो उसे डंप करने से बढ़िया हम उसका यूटिलाइजेशन कर लें, मतलब इसको यूज़ कर लें। उसे ज़मीन में डंप करने से हमें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, कार्बन को हम क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यूटिलाइजेशन की बात, है ना। तो कार्बन को हम ज़मीन के अंदर डंप न करके कार्बन को हम क्या करें, यूटिलाइज कर लें। ठीक है, वो कहीं पे एज ए फ्यूल यूज हो पाए, कहीं पे जो है एज ए इंडस्ट्री, मतलब कुछ भी है, मतलब किसी भी तरीके से हम उसका अगर यूज़ कर पाएँ, बेसिकली एक रिसाइकल प्रोसेस बना पाएँ, तो वही है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन। ठीक है, ये एक टेक्निक है बेसिकली। तो चलिए पॉइंटर्स पे देखते हैं। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन यानी CCU तकनीक उद्योगों और बिजली संयंत्रों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो उद्योग या हमारे जो बेसिकली बिजली संयंत्र हैं उससे निकलते हैं, को वातावरण में जाने से पहले पकड़ती है ना। तो डायरेक्ट वहाँ पे जो हमारे बेसिकली उद्योग हैं या बिजली संयंत्र, वहाँ से जो कार्बन निकल रहा है वातावरण में मिलने से पहले उसको कैप्चर कर लेना, है ना। और पकड़ी गई जो CO2 है को ईंधन, रसायन, निर्माण सामग्री और सिंथेटिक उत्पादों में दोबारा उपयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, उसको ज़मीन के अंदर डंप ना करके अगर हम उसको दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो ईंधन के रूप में इस्तेमाल करें, चाहे वो रसायन या निर्माण सामग्री या सिंथेटिक उत्पादों में दोबारा से इस्तेमाल कर लें, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन। ठीक है, इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना और जलवायु परिवर्तन से लड़ना है। यह तकनीक मुख्य रूप से सीमेंट, स्टील, उर्वरक और तापीय बिजली संयंत्रों से उच्च उत्सर्जन वाले क्षेत्रों पर लागू होती है। CCS यानी कि कार्बन कैप्चर स्टोरेज से अलग CCU में, अब देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो दोस्तों क्या है, एक तो हमारा है CCS, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है दोस्तों, CCU। यह है कार्बन कैप्चर स्टोरेज, यह है कार्बन कैप्चर स्टोरेज, जो कि अभी तक हम करते थे। कार्बन को हम उद्योगों से जो है निकलने वाला जो बेसिकली कार्बन था या कहीं से भी, हम उसको स्टोर कर लेते थे और स्टोर करने के बाद हमारा जो बेसिकली अर्थ है ना, वहाँ पे हम डंप कर देते थे। लेकिन अभी क्या होगा, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन में हम कार्बन को बेसिकली उद्योगों से जब निकलेगा तो हम पहले तो उसको कैप्चर करेंगे, कैप्चर करने के बाद उसका हम यूटिलाइजेशन करेंगे यानी यूज़ करेंगे, एक रिसाइकल प्रोसेस बनाएंगे। ठीक है,
नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने और लो कार्बन अर्थव्यवस्था बनाने में सीसीयू महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टैरिफ मुख्य रूप से क्यों लगाए जाते हैं? टैरिफ जिसका कि आप अक्सर सुनते होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे इतना टैरिफ लगा दिया, इन देशों पे इतना टैरिफ लगा दिया। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कभी हाल ही में सोलर पे जो है 126% जो है टैरिफ लगा दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की बेसिकली जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि टैरिफ का जो लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्यों टैरिफ जो है लगाते हैं? ऑप्शन ए है दोस्तों, प्रमोट टूरिज्म, बी प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, सी इंक्रीज पॉपुलेशन, डी इम्प्रूव एजुकेशन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। जो घरेलू बेसिकली जो उद्योग होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो है टैरिफ को लगाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंटर्स देख लेते हैं दोस्तों। तो पॉइंटर्स ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुछ आयातित वस्तुओं पर 126% टैरिफ लगाया है। ठीक है, 126%। वो 3 देशों पे जो है बेसिकली अभी जो है इस तरीके के टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने लगाए हैं, जिसमें दोस्तों है इंडिया, इंडोनेशिया और लाओस। ठीक है, तो इंडिया, इंडोनेशिया और लाओस ये 3 देश हैं जिन पे अभी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने 126% का टैरिफ लगाया है। यह निर्णय कथित डंपिंग और अनुचित व्यापार प्रथाओं के जवाब में लिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली अभी डंपिंग तो ये जो अनुचित व्यापार प्रथा होती है वो क्या होती है उसको थोड़ा सा आपको जो है बताते हैं। जैसे अगर मैं भारत में जो भी कंपनीज काम करती हैं, बेसिकली हमारा जो भी कंपनी सोलर के फील्ड में काम करती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपको मालूम है हमारी जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी देती है ना। तो जिससे कि ऐसे समझो जैसे मान लो एक कंपनी है जिसकी एक लागत बेसिकली जो 100 रुपये आती है। ठीक है, तो कंपनी चूँकि गवर्नमेंट जो है सब्सिडी दे रही है तो उसकी जो लागत है 100 रुपये ना करके जो है 70 रुपये आ रही है। तो अब जब 70 रुपये लागत आ रही है तो हो सकता है कि जो कंपनीज़ हैं वो 80 रुपये में जो है अगले देश को जो है क्या करें, एक्सपोर्ट कर पाए, है ना। तो भारत में कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो भारत में क्या हो रहा है कि कंपनियां जो है बना रही हैं और गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही, तो जिससे उनको थोड़ा सस्ता पड़ जा रहा है। अब उसको जो है वो वहाँ पे बेच पा रही है सस्ते दामों पे। तो जिससे क्या हो रहा है, यूएस जो यूनाइटेड स्टेट्स है अमेरिका, वहाँ की जो कंपनीज़ है बेसिकली चूँकि उनकी गवर्नमेंट जो है सब्सिडी नहीं दे रही है, जिसकी वजह से उनका जो कॉस्टिंग है वो ज़्यादा आ रहा है। और क्या हो रहा है कि वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बेसिकली घाटे में जा रही हैं, वो तबाह हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि लोग जो है इंडिया का जो बेसिकली सोलर से रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं या सोलर सामान है वो इंडिया का लोग खरीदना प्रेफर करें क्योंकि ये सस्ता पड़ रहा है। तो इंडस्ट्रीज तबाह हो रही हैं। तो इसी को रोकने के लिए जो है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने 126% टैरिफ लगा दिया कि भैया इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस से जो भी बेसिकली सामान जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ के पे जो ट्रेडर्स हैं बेसिकली जो खरीदने वाले हैं उनको अगर सामान वो खरीदेंगे तो 126% टैरिफ पहले उसमें देना पड़ेगा, तब जाके सामान खरीदेंगे। तो बेसिकली जो वहाँ पे उपभोक्ता हैं जो सामान इस तरीके से खरीदते हैं वो नहीं खरीदेंगे, क्योंकि 126% टैरिफ लगने पर उनको बहुत महंगा पड़ेगा। तो कहाँ का खरीदेंगे, फिर वो अमेरिका का ही खरीदेंगे। तो अमेरिका का ही अगर सोलर खरीदेंगे तो अमेरिका की जो सोलर इंडस्ट्री है वो ग्रो होगी। ठीक है, तो ये पूरा बेसिकली मामला है। ठीक है, टैरिफ का उपयोग घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ताकि आयातित वस्तुएं महंगी हो जाएं, है ना। तो जब आयातित वस्तुएं महंगी हो जाएंगी तो सीधी सी बात है जो घरेलू उद्योग से उत्पन्न जो बेसिकली चीज़ें हैं उनको लोग ज़्यादा खरीदेंगे और उन इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिलेगा। इतने अधिक शुल्क से देश के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ सकता है। ठीक है, 126% बहुत ज़्यादा बेसिकली टैरिफ होता है दोस्तों। तो इतना भारी भरकम अगर टैरिफ कोई देश किसी देश पे लगाता है तो दोनों के बीच में टेंशन यानी कि तनाव बढ़ सकता है। इस कदम का प्रभाव वैश्विक सप्लाई चेन और निर्यात बाजारों पर पड़ सकता है। ऐसे व्यापारिक उपाय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों और संस्थाओं के ढांचे के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर। हमारी ये वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।